हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कमलेश। और इस वीडियो में हम जो पिछले वीडियो में डिस्कस कर रहे थे अलेक्जेंडर पॉप, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हम इस पॉइंट पे थे कि इसने हीरोइक कपलेट को बहुत ज़्यादा पॉपुलर बना दिया था, बहुत रिकग्निशन मिली थी, इसकी वजह से हीरोइक कपलेट फेमस हुआ। हीरोइक कपलेट की वजह से अलेक्जेंडर पॉप फेमस हुआ। दिस हैपेंड वाइस वर्सा। ओके, सो नेक्स्ट है टर्निंग फ्रॉम सटायर टू स्कॉलरशिप, पॉप इन 1713 बिगेन वर्किंग ऑन हिज 6th वॉल्यूम ट्रांसलेशन ऑफ होमर्स इलियड। मतलब 1713 के बाद इसने होमर की इलियड के ट्रांसलेशन पे काम करना शुरू किया। ठीक है, अब इसने क्या किया ना, इस काम को ना इसने सब्सक्रिप्शन पे अवेलेबल कराया। मतलब इसको सब्सक्राइब करो और ख़रीदो। ठीक है, विद अ सिंगल वॉल्यूम बीइंग रिलीज्ड ईच ईयर फॉर 6 ईयर। मतलब 6 साल तक इसकी इलियड का ट्रांसलेशन जो है रिलीज़ हुआ। हर साल एक वॉल्यूम आता था। ठीक है, मतलब पहले आया, दूसरा आया, तीसरा आया, मतलब 6 साल तक टोटल 6 वॉल्यूम इसके आए। और वो सब्सक्रिप्शन पे बेस्ड था इसका। अ मॉडल दैट गार्नर्ड पॉप इनफ मनी टू बी एबल टू लिव ऑफ हिज वर्क अलोन। मतलब इतना पैसा इसको मिला कि सिर्फ इसी किताब की कमाई से ये पूरी अपनी ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो गया। वन ऑफ द फ्यू इंग्लिश पोइट्स इन हिस्ट्री टू हैव बीन एबल टू डू सो। मतलब बहुत कम ऑथर्स के साथ ऐसा हुआ है कि किसी एक किताब की वजह से उनको इतनी कमाई हो गई है वो पूरी ज़िंदगी अपनी उस पर आराम से गुजार सकें। ठीक है, अब 1719 में इसके फादर की डेथ हो गई थी। फिर ये ट्विकनहैम में चले गए। हमने देखा कि ट्विकनहैम ने इसने अपना विला बना लिया था, जिसमें इसने गार्डन बनाया था और ग्रोटो बनाया था। वेयर ही वुड लिव फॉर द रिमाइंडर ऑफ हिज लाइफ। बाकी पूरी ज़िंदगी इसने वहीं बताई। हियर ही कंस्ट्रक्ट इज फेमस ग्रोटो। ठीक है, एंड वेंट ऑन टू ट्रांसलेट द ओडिसी। फिर इसने होमर की इलियड के बाद होमर की ही दूसरी बुक ओडिसी को ट्रांसलेट करने का सोचा। सेम सब्सक्रिप्शन मॉडल के साथ इसने उसको पब्लिश किया जैसे कि इलियड को किया था। एंड टू कंपाइल अ हैविली क्रिटिसाइज्ड एडिशन ऑफ शेक्सपियर। उसी टाइम इसने शेक्सपियर की बुक का एडिशन निकाला, जिसमें इसने उसकी बुक को, उसकी लिखी हुई बुक्स को एडिट किया था, उनकी मिस्टेक्स को दूर किया था। ठीक है, इन विच पोप करेक्टेड द बार्ड्स मीटर। बार्ड किसके लिए वर्ड आया? बार्ड शेक्सपियर के लिए, क्योंकि शेक्सपियर को बार्ड ऑफ हेवन बोला जाता था। ठीक है, अगर आपने शेक्सपियर की वीडियोस देखी हों तो आपको पता होगा कि शेक्सपियर को ही बार्ड ऑफ एवन बोला जाता था। बार्ड होता है एक तरह का पोएट। ठीक है, और एवन ऐसी जगह थी जहाँ पे शेक्सपियर का बर्थ हुआ था। तो यहाँ पे ये जो बार्ड है ना, इसको शेक्सपियर बोला है। इसमें किस चीज़ को करेक्ट किया है? ये इसकी खुद की लैंग्वेज है कि मैंने ये बुक लिखी है, इसमें मैंने क्या किया है, इसमें मैंने करेक्ट किया है बार्ड के मीटर को, मतलब शेक्सपियर के मीटर को। एंड मेड सेवरल ऑल्टरेशंस टू द टेक्स्ट। मैंने टेक्स्ट में बहुत सारे चेंजेस किए हैं। वाइल लिविंग करप्शन इन अर्लियर एडिशंस इंटैक्ट। क्योंकि पहले वाले एडिशंस में बहुत सारी गलतियों को एज इट इज़ छोड़ दिया गया था। ठीक है, तो ये बात इसने कही है, जिसका इसका वो क्रिटिसिज्म किसने किया था? लुइस थियोबॉल्ड ने। और फिर पॉप ने उस पर कौन सी बुक लिखी थी? डनशिएट। एक बार जब सारी चीज़ें नई लग रही हैं तो आपको इनको मेमोराइज़ करना बहुत मुश्किल होगा, बट जब आप खुद से ये PDF रीड करके समझने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द होल कंसेप्ट। ठीक है, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। क्रिटिक एंड स्कॉलर यूज थियोबॉल्ड रेपुडिएशन। मतलब इसने इस चीज़ का जो क्रिटिसिज्म किया था, प्रोवाइड द कैटलिस्ट फॉर हिज डनसिएड। उसके बाद अलेक्जेंडर पॉप ने डनसिएड लिखी, एक विशियस, बहुत बुराइयों से भरी हुई 4 बुक सटायर। मतलब ये 4 वॉल्यूम में इसने पब्लिश करी थी डनसिएड को। इन विच पॉप लेम्पून्स, लेम्पून्स मतलब मजाक बनाता है, किस चीज़ का? द विटलेस क्रिटिक्स एंड स्कॉलर्स ऑफ हिज डे। मतलब जितने भी क्रिटिक्स थे जो दूसरों का क्रिटिसिज्म करते थे और स्कॉलर थे उस टाइम के, प्रेजेंटिंग देयर अब्यूजेस ऑफ लर्निंग एज अ मोक एंड ईड with the dunces in service to the goddess dullness. Theobald served as its hero. मतलब एक दुनिया दिखाई, डलनेस की दुनिया। एनियड उसका राजा है और उसमें हीरो कौन है? थियोबॉल्ड है। मतलब पागलों की दुनिया में हीरो कौन है? लुइस थियोबॉल्ड। इस तरह से इसने मजाक बनाया था, क्योंकि ये हमने पहले भी देखा कि ये बुक है जो एनोनिमसली पब्लिश हुई थी, बिना अपना नाम छापे इसने ये बुक पब्लिश करी थी। फिर बाद में इस पर क्वेश्चन भी हुआ कि कौन है इसका ऑथर, लेकिन बाद में इसने खुद ये चीज़ एडमिट कर ली थी कि मैंने ही ये सारी बुक लिखी है। इसके बाद पता क्या हुआ था? रिएक्शन टू द डनसीड फ्रॉम इट्स विक्टिम्स एंड सिंपथाइजर्स। विक्टिम कौन? मतलब जिन जिन लोगों का इस बुक में मजाक उड़ाया गया था वो विक्टिम बने थे। विक्टिम और जिनको उनसे सिंपथी थी,
एक तो विक्टिम्स हो गए और एक विक्टिम्स के साथ सिंपथी रखने वाले लोग, इन लोगों को मोर हॉस्टाइल देन दैट ऑफ एनी ऑफ हिज प्रीवियस वर्क, मतलब इस बुक की वजह से इसकी खिलाफत करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हो गए थे। एक तो इसके जो विक्टिम बने थे, जो इसके मजाक का पात्र बने थे वो लोग, और उनके साथ सिंपथी रखने वाले लोग इसके बहुत ज़्यादा खिलाफत में हो गए थे। और ऐसी रिपोर्ट्स हैं, ऐसा कहा गया है कि पोप कभी भी अपने घर के बाहर नहीं निकलता था विदाउट 2 लोडेड पिस्टल्स इन हिज पॉकेट, मतलब अब इसे इतना इसने लोगों को बुरा भला कहा था, अब इसको डर था कि लोग तुझे मार ही देंगे जिसको तूने गलत बोला है, तो ये 2 पिस्टल घर से लेके बाहर निकलता था, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, आई वंडर ही इज़ नॉट थ्रैश्ड रोट विलियम ब्रूम एक ऑथर है, उन्होंने कहा कि मुझे हैरानी होती है कि उसको अब तक किसी ने मारा क्यों नहीं है, क्योंकि इतना उसने गलत बोला है लोगों के बारे में, तो अब तक तो उसको मार देना चाहिए था। ठीक है, ये बात किसने कही? विलियम ब्रूम ने, पॉप्स फॉर्मर कोलैबोरेटर ऑन द ओडिसी। अब देखो ओडिसी की जब इसने ट्रांसलेशन की थी ना, तो उस टाइम किसने इसकी हेल्प की थी, किसके साथ कलेक्टिवली इसने ये काम किया था? विलियम ब्रूम के साथ, हु फाउंड हिमसेल्फ लैम्बास्टेड इन द डनशियड, क्योंकि डनशियड में जो बुक इसने लिखी है पॉप ने, उसमें इसका भी मजाक इसने बनाया था। लैम्बास्टेड मीन्स मॉक्ड, मतलब विलियम ब्रूम को लगा कि मैंने इसकी हेल्प भी की थी, हमने दोनों ने मिलकर ओडिसी पे काम किया था, लेकिन अब ये फिर मेरा भी मजाक बना रहा है डनशियड में। यही रीज़न है कि इसका कोई सच्चा और अच्छा दोस्त नहीं था, क्योंकि जिससे भी दोस्ती करी बाद में उसका ही इसने मजाक बनाया। ठीक है, फिर विलियम ब्रूम ने क्या कहा? आई वंडर ही इज़ नॉट थ्रैश्ड, मुझे हैरानी है कि इसको किसी ने मारा नहीं है, बट हिज लिटलनेस इज हिज प्रोटेक्शन, क्योंकि वो छोटा है ना इसलिए वो प्रोटेक्टेड है। नो मैन शूट्स अ रेन होता है एक तरह का बर्ड होता है, ये बहुत ही छोटा होता है, इसलिए ना क्यूट लगता है, तो जो शिकार करने वाले हैं ना वो इसको मारना पसंद नहीं करते, क्योंकि कोई भी आदमी एक रेन को, बहुत छोटे बर्ड को शूट करना पसंद नहीं करेगा। तो ये बहुत छोटा है, छोटा क्यों कि सिर्फ 4.5 फीट इसकी हाइट थी, सिर्फ 4.5 फुट का कद था इसका। तो विलियम ब्रूम ने एक तरह से इसका मजाक ही बना दिया, क्योंकि ये बहुत छोटा है ना, इसलिए कोई भी आदमी छोटे रैन को या छोटे पक्षी को नहीं मारता, इसी वजह से इसको अब तक नहीं मारा गया है। फिर है ट्रांसलेशंस ऑफ होमर की हम बात करते हैं। इसमें क्या था? पॉप ऑल्सो इंगेज इन पोइटिक इमिटेशंस एंड ट्रांसलेशंस, मतलब इसने ट्रांसलेशंस बहुत सी करी। उसकी मसीहा एक बुक है जो 1712 में आई थी, ये वर्जिल पे बेस्ड थी इसकी। इसने जॉफरी चौसर का भी एक वर्जन निकाला था। ठीक है, लेकिन होमर से इसको बहुत ज़्यादा पहचान मिली थी, ग्रेट अचीवमेंट थी इसकी, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि इस बुक से तो इतनी इसको अर्निंग हुई थी, इतना पैसा मिला था कि ये पूरी ज़िंदगी उस पर गुजार सकता था। ठीक है, इसके बाद इसने इलियड का भी ट्रांसलेशन किया, क्योंकि इसको वो पैसे चाहिए थे। द इंटरेस्ट अर्नड फ्रॉम हिज फादर्स एन्यूटीज़ had dropped sharply. The translation occupied him until 1720, मतलब 1720 तक ये इसके ट्रांसलेशन में बिजी रहा. It was a great financial success, making Pope independent of the customary forms of literary patronage, and it was highly praised by critics. Literary patronage के कस्टम से इसको छूट मिल गई, मतलब पहले क्या था कि जो ऑथर्स थे, जो बुक्स लिखते थे ना, उनको फिर बड़े लोगों की हेल्प चाहिए होती थी, क्योंकि सिर्फ बुक लिखने से एक लेखक की इतनी कमाई नहीं होती थी कि उससे उसका घर चल सके, तो इसलिए इनको पैट्रोनेज मतलब फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत पड़ती थी बड़े लोगों से। और ये पैट्रोनेज कौन देता था? इलाइट पीपल, बड़े ख़ानदान के लोग, या किंग या क्वीन। तो इसके पास ये ट्रांसलेशन की वजह से इतना पैसा आ गया था कि ये इंडिपेंडेंट हो गया था। अब इसको किसी भी फाइनेंशियल सपोर्ट की या किसी भी तरह के पैट्रोनेज की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। From the time parts of Iliad began to appear, Pope became the victim of numerous pamphlet attack on his person, politics and religion. जैसे जैसे इसकी इलियड, होमर के वर्जिल वगैरह ये सारी बुक्स इसकी जैसे जैसे फेमस होने लगी ना, तो इसका क्रिटिसिज्म भी बहुत ज़्यादा होने लगा। लोग इस पर पैम्फलेट लिखने लगे, आर्टिकल्स लिखने लगे, जिसमें इसके पर्सनालिटी को या इसके पॉलिटिकल व्यूज़ को या इसके रिलीजन को बहुत ज़्यादा अटैक किया जाता था, भला बुरा कहा जाता था। इन 1716 एन इंक्रीज्ड लैंड टैक्स ऑन रोमन कैथलिक्स फोर्स्ड द पॉप्स टू सेल देयर प्लेस एट बिनफील्ड एंड टू सेटल एट चिस्विक। द नेक्स्ट ईयर पॉप्स फादर डाइड एंड हमने देखा कि अल्टीमेटली ये कहाँ पे शिफ्ट हो गया था? ट्विकनहैम में, जहाँ पे इसने अपना
विला बना लिया था। ठीक है, अब 1725 से लेके 26 तक ये ओडिसी में बहुत बिजी रहा, ओडिसी के ट्रांसलेशन में, जो कि होमर की बुक थी। ही वर्कड विद 2 अदर ट्रांसलेशन, विलियम ब्रूम, ये देखिए विलियम ब्रूम का डिस्क्रिप्शन आ गया ना कि ओडिसी के टाइम पे ब्रूम और एलिजा फेंटन की इसने मदद ली थी। लेकिन क्योंकि नाम किसका चलता था, इसी का चलता था, फेमस कौन था, यही था, तो इसी के नाम की वजह से ये बुक बहुत ज़्यादा बिकी। इसीलिए 3 पार्टनर होने के बावजूद ये नहीं था कि इसको 1/3 हिस्सा मिला, नहीं, इसने मेजर शेयर उसमें से लिया, बड़ा हिस्सा। लॉयंस शेयर मीन्स बिगेस्ट पार्ट, मेजर पार्ट इसी को मिला। और बाद में इसी बंदे को इसने डनशेड में क्रिटिसाइज़ किया और फिर इसने वो सब बातें कही कि ये बहुत छोटा है, इसलिए ना लोग छोटे रैन को, छोटे पक्षी को मारना पसंद नहीं करते। इसके बाद पॉइंट आता है कि इसके एडिटोरियल वर्क्स कौन कौन से हैं। इसने एडिटोरियल प्रोजेक्ट्स भी बहुत सारे किए। पार्नेल्स की पोएम्स वाज फॉलोड बाय एन एडिशन, पहले पार्नेल्स की पोएम्स करी, फिर उसके बाद क्या क्या आया, ड्यूक ऑफ बकिंगम्स वर्क्स, उसने एडिटिंग करी। देन इन 1725 फॉक्स का इसका 6 वॉल्यूम आया, विलियम शेक्सपियर का, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसको किसने अटैक किया, लुइस थियोबाल्ड ने। ठीक है, और किस बुक में किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शेक्सपियर रिस्टोर्ड। लुइस ने ये बुक लिखी शेक्सपियर रिस्टोर्ड, इसमें इसने इसको क्रिटिसाइज़ किया कि ये इस काबिल नहीं है कि शेक्सपियर की बुक को या उसके टेक्स्ट को ये दोबारा लिख सके। ठीक है, इस वजह से पॉप है बहुत अपसेट हुआ और इसने कौन सी बुक लिखी, डनशेड। इसका पहले भी डिस्क्रिप्शन आ चुका है। अब डनशेड के बारे में फिर से थोड़ा मतलब डीपली हम समझ लेते हैं। इन 1726 एंड 27 द राइटर जॉनथन स्विफ्ट वॉज इन इंग्लैंड एंड अ गेस्ट ऑफ पॉप, मतलब ये इसका फ्रेंड था ना, तो गेस्ट बन के इसके पास गया। टुगेदर दे पब्लिश्ड 3 वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री, 3 वॉल्यूम इन्होंने पब्लिश करवाए। रिन्यूड कॉन्टैक्ट विद स्विफ्ट मस्ट हैव गिवन अ ड्राइविंग फोर्स टू पॉप्स पोएम ऑन डलनेस। अब इसने इस टॉपिक पे बहुत सी पोएम्स लिखी, क्योंकि नई नई दोस्ती हुई थी तो नई कुछ इसको इंस्पिरेशन मिलने लगी, इसलिए इसने ऐसी पोइट्री लिखी। अब ये किस फॉर्म में आई, एक तो डनशेड जो आई 1728 में। थियोबाल्ड वाज द प्राइम डंस एंड द नेक्स्ट ईयर द पोएम वाज एनलार्ज्ड बाय अ बर्लेस्क ऑन कमेंटेटर्स एंड टेक्सचुअल क्रिटिक्स, मतलब पहले लुइस थियोबाल्ड को इसका टारगेट बनाया गया, बाद में जो 1748 में इसका रिवाइज्ड वर्जन आया उसमें कॉली कीबर को इसने अटैक किया। मतलब डनशेड इसने बुक क्यों लिखी, पर्सनली सिटायर किया, क्योंकि थियोबाल्ड ने इसकी शेक्सपियर के एडिशन को डिसलाइक किया था, तो अब ये थियोबाल्ड को डिसलाइक करने लगा था। ठीक है, तो इसके बाद में इसने ये बुक लिखी। द पैरोडी होता है कॉमिक इमिटेशन करते हैं, जब हम किसी की नकल करके उसका मजाक बनाने की कोशिश करते हैं। ऑफ क्लासिकल एपिक was accompanied by further more heroic elements including the intervention of a goddess, epic games of second book and the visit to the underworld and vision of future glories। मतलब जो क्लासिकल एपिक्स लिखे जाते थे जिनमें ऐसे सीन होते थे कि गॉडेस दिखाई जा रही है, गॉड दिखाए जा रहे हैं, सेक्रेड गेम दिखाए जा रहे हैं, अंडरवर्ल्ड की या हेल की, हेवन की विजिट की जा रही है, तो ऐसे सीन भी उसने क्रिएट किए। किस लिए क्रिएट किए, जानबूझ के इनका मजाक बनाने के लिए। ठीक है, इंडीड डिस्पाइट इट्स डेवस्टेटिंग सटायर डनशेड वाज एसेंशियली अ फैंटेस्मोगोरिक, फैंटेस्मोगोरिक मीन्स क्रिएटेड बाय द इमेजिनेशन, ट्रीटमेंट बाय अ ग्रेट कॉमिक जीनियस। इसका मतलब क्या है कि ये सारे सटायर इसने क्रिएट किया, तो इसके बावजूद भी डनशेड एक बहुत अच्छी इसकी पोएम साबित हुई जिसमें इसने ग्रेट कॉमिक जीनियस को यूज़ किया था। मतलब कॉमेडी करने का उसका स्टाइल था वो बहुत जीनियस प्रूव हुआ, मतलब ये बहुत फेमस हुआ उसमें। ठीक है, पॉप ने 4th बुक भी इसकी पब्लिश करी एंड दिस वाज द लास्ट पब्लिश्ड वर्क वाज द 4 वॉल्यूम डनशेड इन 1743। इसका लास्ट वॉल्यूम था जो कि 4th था। अब बात करते हैं इसके एसे ऑन मैन की। ठीक है, सो पॉप की फ्रेंडशिप हुई किसके साथ, सेंट जॉन बॉलिंगब्रूक के साथ। जस्ट अ मिनट। सो पॉप की फ्रेंडशिप हुई सेंट जॉन बॉलिंगब्रूक के साथ, हु हैड सेटल्ड अ फ्यू माइल्स अवे फ्रॉम ट्विकनहैम। वो इसके घर के पास थोड़ी ही दूर रहता था। उसका ना फिलॉसफी में बहुत इंटरेस्ट था। ठीक है, किसका, जॉन का। तो इससे इंस्पायर हो कि इसका भी इंटरेस्ट बनने लगा फिलॉसफी के अंदर। ठीक है, तो इसने कौन सी ऐसी बुक लिखी, एसे ऑन मैन। अब एसे ऑन मैन में क्या है,
मैन का रिश्ता मैन के साथ, मैन्स रिलेशंस विद मैन, मैन्स रिलेशंस विद सोसाइटी, मैन रिलेशंस विद द होल वर्ल्ड, मैन रिलेशन विद नेचर। इस तरह से 4 अलग अलग पार्ट में इस बुक में इसने उस कंटेंट को कोलैबोरेट किया है। इसमें इस बुक में कुछ आइडियाज़ ऐसे थे जो किसने सजेस्ट किए थे, बॉलिंगब्रूक ने, इसके दोस्त ने जिसका फिलॉसफी में इंटरेस्ट था। फॉर एग्जाम्पल कौन सा, द नोशन। नोशन मीन्स कंसेप्ट दैट अर्थली हैप्पीनेस इज इनफ टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन वाज कंसिस्टेंट विद बॉलिंगब्रूक्स थिंकिंग। मतलब ये जो आइडिया था ना कि इंसान का भगवान से कैसा रिश्ता और उसका क्या तरीका हो, तो ये इसको किसने सजेस्ट किया था, ये बॉलिंगब्रूक ने सजेस्ट किया था। ठीक है। इन एसेंस द एसे इज नॉट फिलोसफी बट अ पोइट्स बिलीफ ऑफ यूनिटी डिस्पाइट डिफरेंसेस। मतलब कितने भी डिफरेंस हो फिर भी एक यूनिटी में बिलीफ होना चाहिए। ऑफ एन ऑर्डर एम्ब्रेसिंग द होल मल्टीफेसेटेड क्रिएशन। मतलब हर तरह की क्रिएशन को पसंद करने का काम, क्योंकि हमें पता है इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में बहुत सारी वैरायटी है और इतनी वैरायटी होने के बावजूद यूनिटी है और उस यूनिटी को हमें एम्ब्रेस करना चाहिए, हमें उसको पसंद करना चाहिए। एम्ब्रेस होता है गले लगाना, एक तरह से उसको पसंद करना, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करना, चेरिश करना। ठीक है। So Pop's sources were ideas that had a long history in Western thought. The most central of these was the doctrine of plenitude, which Pop expressed through the metaphors. A figure of metaphors होता है एक ऐसी figure of speech जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं किसी का किसी से, जैसे चांद जैसा मुखड़ा। तो इसमें फेस को किससे कंपेयर कर रहे हैं, मून के साथ, तो ये मेटाफर होता है। तो इस तरह के मेटाफर्स को यूज़ करके इसने अपने डॉक्ट्राइन को या अपने प्रिंसिपल को एक्सप्रेस करने की कोशिश की। सो ऑफ अ चेन और स्केल ऑफ बीइंग, ये मेटाफर्स इसने यूज़ किए थे। ठीक है। ही ऑल्सो असर्टेड दैट द डिस्कॉर्डेंट मतलब जो हारमोनी में ना हो, नॉट हारमोनियस पार्ट ऑफ लाइफ आर बाउंड हारमोनियसली टुगेदर। मतलब जो पार्ट हमें लग रहा है कि एक दूसरे के लिए हारमोनी में नहीं है या एक दूसरे के हिसाब से नहीं है, वो भी किसी न किसी तरीके से हारमोनी में ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये इसका मेन थीम था कौन सी बुक का, एसे ऑन मैन का। फिर जब ये एसे ऑन मैन पब्लिश कब हुई, 1734 में। इसके बाद में एक स्कैंडल, एक षड्यंत्र ब्रोकआउट हुआ, षड्यंत्र शुरू हुआ, जिसमें क्या था, when an apparently unauthorized and heavily sanitized edition of Pop's letter was released by the notoriously reprobate publisher Edmund Curll। एक एडमंड कर्ल नाम का पब्लिशर था। इसने क्या किया, इसके लिखे हुए लेटर्स को पब्लिश कर दिया। ठीक है, बिना इसकी नॉलेज के। अब उस टाइम ये स्कैंडल ऐसे बना कि भाई एडमंड कर्ल ने अलेक्जेंडर पॉप के लेटर को उसकी मर्जी के खिलाफ पब्लिश किया है, लेकिन बाद में पता चला कि उसमें पॉप की सहमति थी, पॉप ये चाहता था। ठीक है। अनबेकनोइज्ड टू द पब्लिक, मतलब पब्लिक को ये चीज़ पता नहीं थी क्या, कि पॉप हैड एडिटेड हिज लेटर्स एंड डिलीवर्ड देम टू कर्ल इन सीक्रेट। पॉप ने ही अपने उन लेटर्स को एडिट किया था और कर्ल को भेजा था कि तुम इनको पब्लिश कर दो। लेकिन स्टार्टिंग में देखो, नेम और फेम का इतना इस बंदे को पोजेशन थी, फेमस होने का इतना शौक था कि अपने लेटर्स पब्लिश करवा दिए और इस तरह के र्यूमर फैलाए कि ये मेरी मर्ज़ी के खिलाफ पब्लिश हुए हैं। तो अब तुम्हारी मर्ज़ी के खिलाफ कोई चीज़ होगी तो लोगों को लगेगा कि वो तुम्हारी पर्सनल लाइफ के बारे में है, और किसी की भी किसी फेमस इंसान की पर्सनल लाइफ में हमारा बहुत इंटरेस्ट होता है, तो ऑब्वियसली तुम फेमस हो जाओगे। ठीक है। लेकिन बाद में पता चला कि वो इतनी अपनी मर्जी से ही वो जो लेटर्स हैं वो पब्लिश करवाए थे। अब बात करते हैं इसके जीवन के आखिरी सालों की। लेटर ईयर में इसने क्या किया था, होरेस का इमिटेशन लिखा 1733 से 38 तक। ठीक है। एपिसल्स लिखे। एपिसल्स मैंने कहा ना, एपिसल का मतलब लेटर होता है, लेटर टू फ्रेंड इन डिफेंसेस ऑफ हिज यूज ऑफ पर्सनल एंड पॉलिटिकल स्ट्राइफ। इसमें इस अपने दोस्तों को ऐसे लेटर्स लिखे जिसमें इसने खुद को डिफेंड किया, क्योंकि लोग कहने लगे थे कि ये दूसरों को इतना क्रिटिसाइज़ क्यों करता है, उनको इतना भला बुरा क्यों कहता है। तो उन लेटर्स में ये खुद को जस्टिफाई करता था कि मैं इसलिए कह रहा हूँ उसको बुरा क्योंकि उसने मुझे कहा था, या मतलब जैसे आपके किसी के साथ भी कन्फ्लिक्ट होगा तो आप खुद को अच्छा साबित करना चाहोगे, तो इन लेटर्स के ज़रिए इसने यही करने की कोशिश की।
एज पॉप ग्रू ओल्डर ही बिकेम मोर इल, जैसे जैसे वो बड़ा हुआ वो बहुत ज़्यादा बीमार होता गया, ये चीज़ हमने पहले ही देख ली है. ही डिस्क्राइब्ड हिज लाइफ एज अ लॉन्ग डिजीज एंड एस्मा इंक्रीज्ड हिज सफरिंग इन हिज लेटर ईयर्स. उसका जो एस्मा था, सांस की बीमारी थी, वो बहुत बढ़ गया था. एट टाइम्स ड्यूरिंग द लास्ट मंथ ऑफ हिज लाइफ ही बिकेम डिलीरियस. डिलीरियस होता है बहुत ज़्यादा वो बीमार हो गया था, मतलब बीमार इन द सेंस कि उसकी मेंटल स्टेट बहुत डिस्टर्ब हो गई थी. डिलीरियस एक तरह से पागलपन के वर्ष पे वो पहुंच गया था. पोप डाइड ऑन May 30, 1744 एंड वॉज बरीड इन ट्विकनहम चर्च, मतलब यहाँ के चर्च में इसको भरी करा गया था. अब देखिए, अलेक्जेंडर पॉप यूज्ड लैंग्वेज विद जेन्युइन इन्वेंटिवनेस, बहुत ज़्यादा इन्वेंट करी इसने लैंग्वेज, नए नए वर्ड जिसने बनाए. हिज क्वालिटी ऑफ इमेजिनेशन सीन इन ओरिजिनलिटी विद विच ही हैंडल ट्रेडिशनल फॉर्म्स इन हिज सैटिरिकल विजन ऑफ द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड एंड हिज इंस्पायर्ड यूज ऑफ क्लासिकल मॉडल्स. मतलब ट्रेडिशनल फॉर्म के साथ साथ इसकी अपनी ओरिजिनलिटी बहुत थी. ठीक है, क्लासिकल मॉडल्स पे बेस्ड उससे इंस्पायर होके या उनके ट्रांसलेशन इसने बहुत सारे लिखे जो कि बहुत फेमस हुए. अब इसकी हेल्थ 1738 के बाद गिरने लगी और फिर हमने देखा कि कैसे कैसे मतलब लास्ट का इसका सीन रहा था. ये रिवाइज्ड एंड कम्प्लीटेड डंसिएड, और रिवाइज्ड वर्जन में हमें पता है कि किसको इसने टारगेट बनाया था, कॉली किबर को. एट दैट टाइम द कंट्रीज पोइट लॉरिएट. कॉली किबर कौन था उस टाइम? कंट्री का पोइट लॉरिएट था. पोइट लॉरिएट होना अपने आप में बहुत बड़ा ओहदा था, और इसने ऐसे इंसान को अपने मौकरी का, अपने मजाक उड़ाने का टारगेट बनाया जो कि उस टाइम पे पोइट लॉरिएट था. और थियोबॉल्ड इन द रोल ऑफ चीफ डंस. ही बिगेम वर्क ऑन एन एपिक इन ब्लैंक वर्ड्स एंटाइटल ब्रूटस पे भी इसने काम करना शुरू किया, जो कि इसने फिर जल्दी ही छोड़ दिया. मतलब ये इनकम्प्लीट है, इसके कुछ एक ही लाइन्स सर्वाइव करते हैं. अलेक्जेंडर पॉप डाइड May 30, 1744. अब देखिए, इसकी डेथ के बाद से ये ज़्यादा पॉपुलर हुआ है, मतलब उसके बाद से री इवेल्यूएशन बहुत हुआ है उसका. लोगों ने इसको पढ़ा, इसकी बुक्स को पढ़ा, इसके क्रिटिसिज्म को पढ़ा. मतलब उसके बाद से इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा हुई हैं. मतलब अपने मरने के बाद ये ज़्यादा फेमस हुआ है. इज़ हाई आर्टिफाइस. आर्टिफाइस होता है कि आप कितना क्लेवरली, कितनी चतुराई से जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं उनको यूज़ करते हो. प्रोसिडी होता है स्ट्रेस और इंटोनेशन का, आप कैसे यूज़ करते हो. मतलब स्ट्रेस और इंटोनेशन हमने देखा ना कि इनका यूज़ करने से हमारी लैंग्वेज है, हमारे सेंटेंसेस हैं, उनमें एक इफ़ेक्टिवनेस आ जाती है. तो मतलब कितना इफ़ेक्ट है आपकी लैंग्वेज में. शेयर क्रुएलिटी ऑफ इस सटायर, मतलब इतने क्रूअल तरीके से इसने लोगों का मजाक बनाया है, और इन सारी चीज़ों की वजह से इसका खुद का क्रिटिसिज्म हुआ है. डेरिजन मतलब क्रिटिसिज्म हुआ है. फॉर द रोमांटिक पोइट्स ऑफ द 19th सेंचुरी, मतलब 19वीं सदी के रोमांटिक पोइट्स ने इसका बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया है. एंड इट वाज नॉट अंटिल द 1930s दैट हिज रेपुटेशन वाज रिवाइव्ड. मतलब 1930 के बाद में इसकी रेपुटेशन थोड़ी सुधरी, मतलब इसकी अच्छी इमेज बनने लगी. Pop is now considered the dominant poetic voice of his century, a model of prosodic elegance, मतलब इफ़ेक्टिव लैंग्वेज यूज़ करने वाला ऑथर. बाइटिंग विट, मतलब इतनी ज़्यादा समझ है कि दूसरों को वो चुभने लगे कि तुम्हारे अंदर क्यों नहीं है. एंड एन इंड्योरिंग डिमांडिंग मॉरल फोर्स, मतलब ऐसा कि जिसको मॉरल फोर्स की ज़रूरत है, मोरालिटी की ज़रूरत है, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे या बहुत डीपली, बहुत क्रूअली लोगों को इसने क्रिटिसाइज़ किया है. So this is all about Mr. Alexander Pope. आई होप कि आपको इनकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ के बारे में काफ़ी चीज़ें समझ आई हों. सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप लविंग लिटरेचर.